हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे हम लोग डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ये जैसे हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था उसमें हमारे पास प्राइमरी टाइप या एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट था और दूसरा था सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट था वो फर्दर 3 प्रकार का था। एक था बेटा इंडिकेटिंग टाइप, दूसरा था इंटीग्रेटिंग टाइप एंड तीसरा था रिकॉर्डिंग टाइप। इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग ये सब मैंने आपको समझा रखा है। फर्दर जो हम यहाँ पे देखेंगे उसमें हमने देखा था कि इसमें हमारे पास एसेंशियल 3 चीज़ें होती हैं। किसी भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड। कोई भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। पहला होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड तीसरा था डैम्पिंग टॉर्क। ये तीनों रिक्वायर्ड हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो आपका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ऑलराइट, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में बेटा हमने कल जो देखा था कि बताया था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है बेसिकली क्या होता था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बता गया था कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू जिसको मेजर करना, जिसको हमें मापन करना, ठीक है, उस पर टॉर्क लगता है। वो टॉर्क बेसिकली जब लगता है उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो हमको रीडिंग को बताता है कि कितनी हमारी वैल्यू है जो हमको मेजर करनी है। और सपोज अगर मैं करंट को मेजर कर रहा हूँ तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल लगेगा। मतलब कि जीरो पोजीशन से लेकर के, ठीक है, और जो वैल्यू हमको फाइंड होती है, जो वैल्यू हमको मिलती है, ठीक है, उसके बीच उसको जो टॉर्क लगता है वहाँ पे वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। सेकेंडरी होता है बच्चे कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। अब हमें रीडिंग मिल गई, अब उस रीडिंग को मिलने के बाद जब हम देखते हैं कि वापस हमको रीस्टोर करना है, मतलब पॉइंटर को वापस पुराने पोजीशन पे ले आना है, तो वहाँ पे काम करता है बेटा कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क को हमने कहा था कि ये टीसी होता है एंड टीसी इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन, जिसको बोलते हैं थीटा। कितना एंगल भी ड्रॉ करना है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने कहा कि 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। और देखो यहाँ पे ये डी डी प्रोपोर्शनल टू आई ए क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, और डी सी प्रोपोर्शनल टू थीटा ये है कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। चूँकि मैंने कहा कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं जब किसी वैल्यू को हम मेज़र करते हैं, तो टी सी प्रभाव करके टी डी, तो वहाँ से निकल के आता है थीटा इक्वल टू आई या थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जितना ज़्यादा कोणीय विस्थापन होगा उतना ही ज़्यादा या उतना ही हमको करंट या जो भी मेजर वैल्यू हमारी है, जो मेजर कर रहे हैं, जिसको मापन कर रहे हैं, वो हमको मिलेगा। ठीक है, ये मैंने कल आपको समझाया। फर्दर मैंने देखा था कि इसमें 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग का मैंने बताया था कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्प्रिंग कंट्रोल में एक स्पाइंडल होता है, पॉइंटर होता है, 2 स्प्रिंग होती है वो जो डायरेक्शन में होती है, एक बियरिंग पे जो जुड़े रहते हैं, ठीक है। और फर्दर जब स्प्रिंग ये मूव करता है, पॉइंटर जब मूव करता है तो पॉइंटर के मूवमेंट की वजह से हमको वैल्यू मिलती है
और स्प्रिंग क्या करता है, वापस उसको उस पोजीशन पे लाने का प्रयास। जैसे स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग जैसे कुछ ये है, ठीक है, आपने स्प्रिंग को फिर जैसे बहुत स्ट्रेच कर दिया, जैसे आपने खींचा, तो आप छोड़ोगे तो वापस इस पोजीशन में दोबारा आ जाएगी। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये स्प्रिंग का कार्य होता है कि वापस रिस्टोर कराना सेम पोजीशन में जहाँ से वो चला था। ऐसे ग्रेविटी कंट्रोल होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। जैसे ये वेट है, ये बैलेंस वेट है और ये ग्रेविटी वेट है, ठीक है। जब हमारा पॉइंटर मूव किया, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंटर यहाँ मूव किया तो कंट्रोल वेट हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये वेट हमारा यहाँ आ गया। और जब पॉइंटर यहाँ था तो हमारा ये वेट यहाँ था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है डब्ल्यू, ठीक है, ये वेट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हो, जो यहाँ पे नीचे की तरफ लगने वाला बल है, गुरुत्व बल, उसकी वजह से, उसके वेट की वजह से, उसके भार की वजह से ये वापस रिस्टोर हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में हमारा पॉइंटर, ठीक है। इसीलिए जो कहते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, ठीक है। एक चीज़ ये था हमने डिस्कस किया था। फिर आज जो टॉपिक हमारा है वो है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क मैंने पहले भी बताया है, लेकिन डैम्पिंग टॉर्क के बारे में समझना। यहाँ पे मैंने कर्व रखा हुआ है, इसको देखो। यहाँ से हम जीरो से चलते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है यहाँ से चलेगा और अब यहाँ तक गए, ठीक है, फिर ये वैल्यू हमारी कम हो रही है, तो ज़्यादा हो रही, धीरे 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 जाने के बाद ऐसे सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, बढ़ना घटना, ये जो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, इसी को बोलते हैं डैम्पिंग कंडीशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं डैम्पिंग कंडीशन। अगर हमारा ये कर्व जो है यहाँ पे देखो, डैम्पिंग हमारे पास तीन प्रकार की होती है, अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है अंडर डैम्प, ओवर डैम्प और क्रिटिकली डैम्प। बट फिलहाल क्या होता है कि जो ऑसिलेशन होता है, जो वाइब्रेशन होती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको मिनिमम करने के लिए, ठीक है, हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा पॉइंटर जैसे है, ये प्रैक्टिकली समझना, ये पॉइंटर है। अभी पॉइंटर जो है क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे इसमें मूवमेंट होती रहती है, कंपन करता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको स्टोर करना पड़ेगा ना, किसी एक पोजीशन पे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत माइन्यूट अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन हो रही है ना, ये वाइब्रेशन वही दिखा रहा है, ये जो वाइब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे ये वाइब्रेशन। और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, जब डैम्पिंग हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, तो हमारा ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि डैम्पिंग टॉर्क मिनिमाइज द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर अबाउट द फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन एंड मेक्स इट स्टेडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमाइज करता है ऑसिलेशन को, ऑसिलेशन मतलब कंपन को, ठीक है। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको मिनिमाइज करता है और धीरे धीरे क्या होता है फिर ये। अच्छा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, समझना। आप तालाब में या नदी में क्या करते हो, ठीक है, स्थिर जल है, मान लो ऐसे स्थिर जल है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, कंकड़ मारा, पत्थर मारा बीच में, तो हुआ क्या, इसके आसपास क्या होगा, एक वेव्स बनने लगती है, ऐसे वेव्स बनने लगती है, तरंग चलने लगती है चारों तरफ से, थोड़ी देर चलती है और थोड़ी देर चलने के बाद क्या होता है, फिर जल अपने आप टाइम के बाद क्या होता है, शांत हो जाता है ना। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्या है, ये ऑसिलेशन है, ठीक है। और थोड़े समय बाद जो इसका सैचुरेट हो जाना, मतलब जल का दोबारा फिर शांत हो जाना, मतलब वो डैम्प्ड हो गया, मतलब उसको हमने क्या कर लिया, स्थिर कर लिया, उसके डिफ्लेक्शन को, उसके ऑसिलेशन को मिनिमाइज हो गया, ठीक है। वो तो नेचुरल होता है कि जो नेचर द्वारा हमारे पास है। बट मशीन में किस तरह से होगा, इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से होगा, इसके लिए हमको अलग से कुछ करना पड़ता है, अलग से एक टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ता है कि जैसे जो भी वैल्यू हमें मिल रही है, वो चीज़ें क्या हो कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन आते आते कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। उसको फ्लक्चुएशन मिनिमम से मिनिमम हो जाए, जीरो तो मुश्किल है, ठीक है। हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, एयर फ्रिक्शन और एडी करंट, ठीक है। एयर फ्रिक्शन एक मेथड है जिसके द्वारा हम डैम्पिंग को प्रोवाइड करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क यानी कि टी डी डैम्पिंग ये प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर एडी करंट द्वारा
प्रोसेस द्वारा करते हैं, इन दोनों प्रोसेस को भी देखें। एक चीज़ बता रहा था मैं यहाँ पे देखो, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प क्या है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे ये हमारा जो है, ये हमारा जो ओरिजिनल वेव, ठीक है, ओरिजिनल वेव का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर जा रहे हो मतलब आपका डैम्पिंग जो है इसके एबव जा रहा है, ये लाइन के एबव जा रहा है, इसको हमने कहा कि ये अंडर डैम्प है। इसके नीचे है तो हमने कहा ये ओवर डैम्प है, और इसके अगर बहुत यहाँ पे है कांस्टेंट हो गया तो हमने कहा कि क्रिटिकली डैम्प है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हम फर्दर देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे, अभी बस इंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक ही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। ये चीज़ देखो, ये आपने देखा होगा, आई एम श्योर देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, चाहे कहीं कॉलेज में भी इसको देखा होगा। इंस्ट्रूमेंट के मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने कहा कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते थे, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी टाइप, ठीक है। एब्सोल्यूट और सेकेंडरी टाइप दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिसको हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जो हमको बताते हैं कि जिसके द्वारा हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं, उसी वैल्यूज को मेजर करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया। अब क्लासिफिकेशन में देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों क्या है, दोनों सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पॉइंटर लगा है, डिजिटल टाइप है ना, ये देखो पॉइंटर लगा है, ये स्केल 0 से लेकर के 70 तक है, इसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, है ना, ये 0 से लेकर 60 तक है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये देखना, अगर मान लो ये 0 पे है, थोड़े टाइम बाद ये मान लो यहाँ पे रीडिंग है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो रीडिंग यहाँ ना है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका मान जो भी होगा 45 मान, तो यहाँ पे अगर है तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो तरह के टॉर्क लग रहे हैं, कौन कौन से, टीडी और टीसी, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तब जाकर के हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिल रही है। ये चीज़ याद रखना, टीडी और टीसी आपस में बराबर है यहाँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना बेटा कि यहाँ पे क्या है, इसी स्थिति में यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशन होता है पॉइंटर में, पॉइंटर ऐसे कंपन करता है, ठीक है, यहाँ पे कंपन होता है। तो इस कंपन की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर रीडिंग हमको समझ में नहीं आती है, एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से हम यूज करते हैं डैम्पिंग करने के, उसी को बोलते हैं डैम्पिंग। उसके लिए हम यूज करते हैं डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, इसी वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। मतलब अगर यहाँ पे कोई हमें मान मिल रहा है तो तीन चीज़ों में से हमारे पास दो चीज़ें, डिफ्लेक्टिंग जो यहाँ पे इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट कर रहा है, कंट्रोलिंग, मान लो थीटा कोण बनाया, यहाँ से हमें थीटा कोण बनाया, तो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोलिंग टॉर्क। और इस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिल रही है, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर है, और इसमें होने वाले वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसको डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। अब जैसे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था, डायरेक्ट आपको इंडिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखो आप देख सकते हो, उसको पॉइंटर लगाया है, जो वैल्यू हमको देखना है वो डायरेक्ट हमें दिखाई देगी कि अच्छा ये वैल्यू है 10 है, ऐसा जो भी है। रिकॉर्डिंग क्या होता है, ये देखो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो रिकॉर्डर लगे हैं, मतलब 231.8 वोल्ट है एक समय, 231.4 वोल्ट है एक समय,
231.1 वोल्ट है ये सबको रिकॉर्ड करना, जैसे मैंने बोर्ड पे आपको समझाया भी था अलग अलग वैल्यू के द्वारा, ये वही चीज़ है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये जो घर पे हमारा बिजली का मीटर लगा होता है ना, ये इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंटीग्रेट करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए ये चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, आइदर उसको ऐड करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, फर्दर चलते हैं। डैम्पिंग हमारे पास बेटा दो तरह से होती है, एक होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और दूसरी होती है एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग का कारण समझ में आया कि डैम्पिंग करते हैं। डैम्पिंग का मेन कारण होता है कि जो ऑसिलेशन है, जो वाइब्रेशन है, उसको हमें रिड्यूस करना होता है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्योंकि दो तरह का डैम्पिंग है, आपको याद करना भी है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को एक्सप्लेन कीजिए या फिर एडी करंट डैम्पिंग को एक्सप्लेन कीजिए। अब एक छोटी सी बात समझना, याद कैसे करना है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि डैम्पिंग का प्रोवाइड करना, मतलब अगर ये पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर, ये क्या लिखा है ये छोड़ दो, ये जो समझो जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंटर जो है ना, ये बेटा वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, अपने अपने स्थान पे ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है बहुत स्लाइटली। हमको इसको रिड्यूस करना है, मतलब इसको एकदम मिनिमाइज करना है, कम करना है, रोकना है। तो इसका वाइब्रेशन तब रुकेगा ना जब इस पर कोई फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि इसका जो मोशन है, इसका वाइब्रेशन है, वो रुक जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, चूँकि पॉइंटर तो है वो मूव करता है, क्योंकि वो स्पिंडल पे कनेक्टेड होता है या स्पाइंडल पे कनेक्टेड होता है, उसी पे माउंटेड होता है। तो ये है स्पाइंडल, स्पाइंडल बेटा रोटेट करता है और इसी स्पाइंडल पे बंधा होता है पॉइंटर। तो जैसे स्पाइंडल अगर अपनी जगह से शिफ्ट करेगा तो पॉइंटर भी शिफ्ट करेगा। ये लाइक ऐसे होता है कि अगर पेन लीजिएगा, पेन लीजिएगा, तो ये क्या है कि ये मान लो है स्पाइंडल। ठीक है, ये स्पाइंडल है, ये स्पाइंडल है और इस पे है पॉइंटर। ठीक है, ये पॉइंटर इस पे माउंट, ये स्पाइंडल जो है, ये स्पाइंडल पे ये पॉइंटर जो है ये इस पे माउंटेड है, मतलब इस पे टिका हुआ है। ठीक है, तो स्पाइंडल रोटेट कर रहा है बेटा, स्पाइंडल रोटेट कर रहा है तो पॉइंटर रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉइंटर घूम रहा है, ऐसा नहीं है। स्पाइंडल है, स्पाइंडल रोटेट कर रहा है, स्पाइंडल इधर गया तो पॉइंटर उधर गया, स्पाइंडल उधर गया तो पॉइंटर उधर गया। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर मैं इस स्पाइंडल के मोशन को रोक दूं तो पॉइंटर भी रोटेट नहीं करेगा। तो स्पाइंडल के मोशन को रोकने के लिए हम कुछ इस पर फोर्स लगा दें। ठीक है, तो ये इसका वाइब्रेशन कम हो जाएगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, इस स्पाइंडल के द्वारा एक एयर चैम्बर जो हमारा है, ये मेरा एक एयर चैम्बर। ठीक है, इस एयर चैम्बर में एक पिस्टन द्वारा इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पिस्टन है। ठीक है, जैसे एक पिस्टन होता है ना, इसके हम हवा भरते हैं। ठीक है, और इसमें एयर है, एयर होती है, नॉर्मली एयर है। ठीक है, नॉर्मल एयर हमारा है। अब क्या होगा, एयर क्या करता है, पिस्टन क्या करता है कि इस चैम्बर पे फोर्स लगाएगा अगर स्पाइंडल घूमेगा। ठीक है, तो सपोज पहले पिस्टन यहाँ था। ठीक है, पिस्टन पहले यहाँ था, अब यहाँ से पिस्टन यहाँ आया, इसका मतलब क्या होगा कि
पिस्टन द्वारा एयर चैम्बर में एयर पे फोर्स लगाया गया। जब बेटा इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, नीचे से भी एयर चैम्बर एयर इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्रिया पे प्रतिक्रिया होती है, एक्शन पे रिएक्शन होता है। तो पिस्टन द्वारा एयर चैम्बर पे कुछ बल लगाया जाएगा तो एयर चैम्बर भी उस पर कुछ बल लगाएगा, मतलब एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसको पुश करेंगे। तो इस पुश मूवमेंट में क्या होता है कि एक दूसरे पर जो मोशन होता है, इससे मोशन जो है वो कैंसिल आउट होने लगता है। मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है कि स्पाइंडल का, जैसे ये फोर्स लगाया, ठीक है, इस पे अंदर से फोर्स लगा इस पे, तो एक टाइम बाद या थोड़े समय बाद क्या होगा कि ये सैचुरेट अवस्था में आ जाएगा। मतलब अब क्या हुआ कि दोनों का जो मोशन है, दोनों का जो लगने वाला बल है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, मतलब दोनों अब एक फिक्स हो जाएंगे। तो जब ये फिक्स हो जाएगा तो स्पाइंडल का भी वहाँ पे मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है, स्पाइंडल भी रोटेट फिर नहीं करेगा। यही चीज़ बेटा यहाँ पे एक फॉर्म में लिखी हुई है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। कि a light aluminium frame is attached to a moving system. This piston moves in an air chamber closed at one end. लिखा यही है कि एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक एयर चैम्बर बना होता है, और यह जो पिस्टन है, यह जो पिस्टन है, मैं इसको ये जो पिस्टन है ये यहाँ पे मूव करने के लिए फ्री है, ये पिस्टन यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। जब भी बेटा ऑसिलेशन होता है, मतलब पॉइंटर जब भी वाइब्रेट करता है, फाइनल किस कंडीशन में, फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब जब हमें रीडिंग मिल रही है, रीडिंग मिलने के बाद इसका काम शुरू होता है। हमें रीडिंग मिल गई, तो रीडिंग मिलने के बाद, रीडिंग कब मिलती है, फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो रीडिंग मिलने के बाद क्या होगा कि हमारा पॉइंटर जो है वो ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब ये बेटा वाइब्रेट करेगा तो क्या करेगा, पिस्टन भी जो है मूव करेगा अकॉर्डिंगली इस एयर चैम्बर में, ठीक है। तो क्या लिखा है कि the piston is moving into the chamber, the trapped air gets compressed and the pressure approaches the motion of the piston. वही चीज़ है कि अगर पिस्टन इसमें है, अगर इसमें जो एयर है ये अप्रोच करेगा इसके मूवमेंट का, पिस्टन के मोशन का, ठीक है। और अगर ये पिस्टन अगर बाहर की तरफ है बच्चे, अगर पिस्टन बाहर की तरफ है मतलब यहाँ पे है, उस कंडीशन में क्या होगा, कम फोर्स लगेगा, ठीक है, इसमें कम फोर्स लगेगा। और धीरे धीरे जब ये अप डाउन होता है तो एक टाइम के आने के बाद ऑसिलेशन हमारा डैम्प हो जाता है। डैम्प मतलब बेटा क्या होता है कि उसको कम कर देते हैं, उसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आता है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट। आपको करना क्या है कि इस फिगर को रटना है, याद करना है, कहानी दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है, और अपनी भाषा में इसको लिखना है, ठीक है। चलो सेकेंडरी है बेटा कि एयर करंट, सॉरी एडी करंट डैम्पिंग। अब पहला वाला तो ये आसान समझ में आया कि चलो एयर फ्रिक्शन है, मतलब हवा का घर्षण है किसी चैम्बर में, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके द्वारा हम इसको रोक रहे हैं। बट यहाँ पे जब एडी करंट आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा कि एडी करंट द्वारा कैसे इसको रोका जाएगा, उसके वाइब्रेशन को। तो अब जब एक बात बता, फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने एडी करंट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है आपने, लेंज लॉ पढ़ा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है, सब पढ़ा है, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बताओ कि हमारे पास अगर चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, करंट से, ठीक है, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की होने की वजह से बल उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, फोर्स होता है ना। दो मैग्नेटिक फील्ड जब होती हैं आपस में, जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में आती हैं, कांटेक्ट में आती है, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, तो आपस में क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो इसी फोर्स यानी इसी बल का हम इस्तेमाल करेंगे डैम्पिंग को इंट्रोड्यूस करने में, यानी कि उसके वाइब्रेशन को या ऑसिलेशन को रिड्यूस करने में। बात समझ में आ रही है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे फिगर को समझ लो फिर समझ में आने लगेगा। सारा छोड़ो, एक को पकड़ो,
ये वाला पकड़ो, ठीक है। ये वाला। तो बेटा ये स्पाइंडल है, इसी स्पाइंडल पे कनेक्टेड है क्या, पॉइंटर। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंटर रोटेट करेगा, कहीं वैल्यू दिखा रहा है। जब ये कहीं पे कुछ वैल्यू शो कर रहा है उस समय क्या हो रहा है कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, पॉइंटर मतलब रोटेट कर रहा है, कांप रहा है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है क्या कि यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट कर रखा है एडी करंट के डैम्पिंग के लिए, हमने एक डैम्पिंग मैग्नेट लगाया है, हमने एक डैम्पिंग मैग्नेट लगाया है, ठीक है। और इस डैम्पिंग मैग्नेट के साथ एक डिस्क लगाई है, ये डिस्क है, डिस्क मतलब ऐसे आपको दिखाई दे रहा है बट एग्जैक्टली ये डिस्क ऐसे गोलाकार, मतलब साइड से दिखेंगे देखोगे ना तो आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली डिस्क इस प्रकार से डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वही चीज़ है, एक डिस्क है और डिस्क है हमारी एल्यूमिनियम की, ठीक है, डिस्क हमारी है एल्यूमिनियम की, ये हमारी डिस्क है एल्यूमिनियम की डिस्क। देखो होगा क्या, होगा कुछ नहीं। अब यहाँ पे आते हैं वर्किंग में, देखो एल्यूमिनियम डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क के साथ क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एल्यूमिनियम क्या कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर होगा क्या कि जब भी ये जो डैम्पिंग मैग्नेट हमारे हैं, ये जो वही वाला फिगर है, ये जो डैम्पिंग मैग्नेट है यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा है, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे ये जो डैम्पिंग डिस्क है ये रोटेट करेगा अकॉर्डिंगली टू स्पाइंडल, मतलब जैसे स्पाइंडल रोटेट करता है ना, ये स्पाइंडल जो है रोटेट करता है, ठीक है। बेटा जब ये रोटेट करेगा तो पॉइंटर रोटेट कर रहा है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है डिस्क, जब स्पाइंडल घूम रहा है तो पॉइंटर भी घूम रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो डिस्क भी ऑसिलेट करेगा, ठीक है। डिस्क भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड में बेटा कोई डिस्क रखा है जो मूवमेंट कर रहा है, तो आपको पता है ना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक मोशन करता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। जब भी कोई चालक, एल्यूमिनियम क्या है, चालक है, कंडक्टर है, जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये बेटा इसका मोशन होगा, इसका मूवमेंट होगा, तो इसके मूवमेंट से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो इस चालक में क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होने, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फैराडेज लॉ पढ़ा है ना आप लोगों ने, फैराडेज लॉ में यही होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक रोटेट करता है, कट करता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इस ईएमएफ की वजह से इस डिस्क कैसा है, ऐसा है ना, बताइए देखिए डिस्क कैसा है, तो डिस्क तो क्लोज है, तो अगर इस पे क्या होगा कि एक सर्कुलेटिंग करंट जो है फ्लो करने लगेगा, इस पूरे डिस्क में करंट का फ्लो होने लगेगा, ठीक है, सॉरी डिस्क में करंट का फ्लो होने लगेगा इस डिस्क के अंदर, ठीक है। तो करंट का फ्लो होने लगेगा, तो जब करंट का फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क है, डैम्पिंग मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरैक्ट करेंगे मतलब एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगे। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ यही कहता है ना कि जिस रीजन से यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रही है इस डिस्क में, ये उसी कॉज का अपोज करेगा जिससे वह उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है तो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, डैम्पिंग डिस्क की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उत्पन्न हो रहा है। मैं थोड़ा सा फिगर को और क्लियर कर दूँ, इस डैम्पिंग डिस्क की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी का ये अपोज करेगा, अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा, किसके, जिस दिशा में स्पाइंडल मूवमेंट कर रहा है उसी दिशा में पहले डिस्क मूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा, चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो चुका है, अब यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा,
कोशिश करेगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो क्या बेटा ये इसका जो ऑसिलेशन है वो धीरे 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 क्या होगा, ऐसे चलते चलते रिड्यूस होकर, यही होता है हमारा एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, इसको यहाँ से समझ सकते हो, इससे समझ लो, कुछ नहीं है। यही जो मैग्नेट जो है डैम्पिंग डिस्क, ये डैम्पिंग मैग्नेट लिखा है ना, ये वही मैग्नेट है, बीच में डिस्क रखा हुआ है। कुल मिलाकर के देखो क्या है, कहानी समझो। डैम्पिंग डिस्क पे, डैम्पिंग डिस्क जो है पहले स्पाइंडल की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हमको उसके अपोजिट मोशन करेगा, तो जाके डिस्क हमारी रुकेगी, हमारा मूवमेंट रुकेगा। ये तब होगा जब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स को कट करना पड़ेगा, फ्लक्स कट होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी उसके, इसके डायरेक्शन के, स्पाइंडल के मोशन के डायरेक्शन के। क्यों? क्योंकि ये अपने ही कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है, इस कारण से वो अप्रोच करेगा। ये रही कहानी इसकी। ठीक है, अब हिंदी वाले देख लो भाई साहब, यही सब लिखा हुआ है इसमें। एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, याद रखना। ठीक है, यही इस पे माउंटेड होती है, इस पे स्पाइंडल पे, लेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, ठीक है, ये माउंटेड होती है स्पाइंडल पे, जो स्पाइंडल हमारा है ये समझते हैं, इसी को माउंटेड होती है। ठीक है, तो फ्री टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द डैम्पिंग मैग्नेट्स, मतलब फ्री टू रोटेट है। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या होगा, जब भी डैम्पिंग डिस्क रोटेट करेगा स्पाइंडल पे तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसकी वजह से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार फैराडेज लॉ के यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, किसमें, डिस्क में। ठीक है, ये जो डिस्क हमारी है यहाँ पे, और इस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा, इसी को बोलते हैं बेटा हम एडी करंट। ठीक है, और इस एडी करंट की वजह से क्या होगा कि बिटवीन दिस एडी करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एक यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा, यहाँ पे डिस्क पे, और जो फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा अपोज करेगा मूवमेंट ऑफ द शीट को, मतलब इसके डिस्क के मूवमेंट को अपोज करेगा। ठीक है, और जिससे हमें वहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड हो जाता है। तो यही पूरी कहानी है बच्चों। राइट, तो अब तक की पूरी कहानी बेटा यही रही। ठीक है, चलो डाउट है तो आप बताइएगा, तो हमने जो पढ़ा है बेटा, जो पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड भी है। ठीक है, इसके बाद हम बेटा डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट के डिटेल में कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और मूविंग कॉइल क्या होते हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल क्या होते हैं। ठीक है, हॉट एसी, हॉट वायर क्या होता है, इंडक्शन टाइप क्या होता है, मैग्नेटोमीटर टाइप क्या होता है, तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। ऐसे करके फिर क्लियर करके हम खत्म कर लेंगे। ठीक है।